एक बार की बात है, सुनील नाम का व्यक्ति मीरपुर गांव में रहता था। उसकी एक नाई की दुकान थी। उसके घर में उसकी पत्नी कुसुम और उसका बेटा राहुल रहता था। उसकी दुकान एक पुश्तैनी दुकान थी, क्योंकि उनके दादा परदादा भी नाई का काम करते थे। उसकी दुकान पर दूर दूर से लोग आया करते थे और उसकी प्रशंसा किया करते थे। अरे वाह भाई, तुम्हारे हाथों में तो जादू है, जादू। सुनील को ग्राहकों से अपनी तारीफ सुनकर बड़ा अच्छा लगता था। लेकिन एक दिन अचानक सुनील को दिल का दौरा आने से उसकी मृत्यु हो गई। उनके घर में अब बस उनका लड़का राहुल ही था जो उसकी दुकान संभाल सकता था। पर राहुल नाई का काम इतने अच्छे से नहीं जानता था। लेकिन कुसुम को लगता था कि राहुल अपने पिताजी की दुकान संभाल लेगा। बेटा, तुझे अब अपने पिताजी की दुकान संभालनी चाहिए। आखिर कब तक तू ऐसे ही घर पर बैठा रहेगा? ये हमारी पुश्तैनी दुकान है। राहुल अपने घर के हालात देखकर अपनी माँ की बात मान लेता है और अपने पिताजी की दुकान संभालने लगता है। पर जैसा राहुल की माँ सोच रही थी वैसा नहीं हुआ। सुनील के जाने के बाद अब मानो लोगों ने उनकी दुकान पर आना ही छोड़ दिया था। बस कुछ गिने चुने ही लोग राहुल से कटिंग कराया करते थे और धीरे धीरे उन्होंने भी आना छोड़ दिया, क्योंकि राहुल अपने पिताजी की तरह कटिंग नहीं कर पाता था। राहुल भी ये देखकर परेशान रहने लगा। उनके घर का गुजारा भी अब बहुत मुश्किल से हो रहा था। माँ, मैंने आपसे कहा था ना, मेरे से नहीं हो पाएगा। अब हमें कुछ और काम देखना चाहिए। मैं पिताजी की दुकान नहीं संभाल पाऊंगा। नहीं बेटा, ऐसे नहीं कहते। भगवान पर विश्वास रखो। भगवान एक दिन सब ठीक कर देंगे। फिर एक दिन भगवान ने उनकी सही में सुन ली। कुसुम सुनील की अलमारी साफ कर रही थी, तभी उसे कपड़ों के बीच में से एक बॉक्स दिखता है जिसमें एक चिट्ठी लिखी हुई थी। सुमन उस बॉक्स पर लगी चिट्ठी पढ़ने लगती है। चिट्ठी पर लिखा हुआ था, इस बॉक्स के अंदर एक कैंची है। ये कोई आम कैंची नहीं, ये एक जादुई कैंची है। इसे पकड़ने के बाद ये कैंची अपने आप बाल काट देती है। जैसे ही फिर सुमन उस बॉक्स को खोलती है, उसके अंदर कैंची रखी हुई थी जो बहुत चमक रही थी। कैंची को देखते ही कुसुम राहुल को बुलाती है। राहुल बेटा, जल्दी आओ, देखो मुझे क्या मिला। राहुल अपनी माँ की आवाज सुनकर उनके पास आ जाता है। क्या हुआ माँ, इतनी जोर से चिल्लाकर क्यों बुला रही हो? कुसुम राहुल को चिट्ठी पर लिखी हुई सारी बातें बता देती है और राहुल ये देखकर बहुत खुश हो जाता है। माँ, अब मैं पिताजी की तरह बाल काट पाऊंगा? हाँ बेटा, तू कल से इस कैंची से ही बाल काटना। राहुल अगले दिन उसी जादुई कैंची से लोगों के बाल काटने लगता है और वैसे ही हुआ जैसा उस चिट्ठी में लिखा हुआ था। जैसे ही राहुल उस कैंची को पकड़ता है, वैसे ही जादुई कैंची अपने आप लोगों के बाल काटने लगती है। लोगों की इतनी अच्छी कटिंग देखकर दूसरे लोग भी राहुल की दुकान पर आना शुरू कर देते हैं। अरे भाई, तुम्हें पता है राहुल तो अपने पिताजी से भी अच्छी कटिंग करता है। तुम्हें भी वहाँ से बाल कटवाने चाहिए। धीरे धीरे राहुल अपने पिता से भी ज्यादा मशहूर हो जाता है। उसकी दुकान पर अब दूर दूर से लोग आने लगे थे और कुछ ही समय में उसने अपने पैसों से एक नया घर खरीद लिया। राहुल कभी जादुई कैंची को अपने से दूर नहीं रखता था। कुसुम को राहुल की तरक्की देखकर खुशी हो रही थी, मगर जादुई कैंची पर पूरी तरह निर्भर रहना उसे ठीक नहीं लगता था। इसी कारण कुसुम बहुत चिंता में रहने लगी थी। बेटा, तुझे इस जादुई कैंची पर ज्यादा निर्भर नहीं रहना चाहिए। पर राहुल अपनी माँ की बात को अनसुना कर देता था और फिर वही हुआ जो राहुल की माँ को डर था। एक दिन कुसुम के हाथों से सफाई करते हुए जादुई कैंची गलती से गिर जाती है और टूट जाती है, जिसे देखकर राहुल अपनी माँ पर बहुत गुस्सा होता है। उसे अब डर लगने लगा था कि उसके ग्राहक पहले की तरह कम हो जाएंगे और ऐसा ही हुआ। धीरे धीरे उसके ग्राहक कम होने लगे। उसे अब कुछ समझ नहीं आ रहा था। माँ, आपने ये क्या कर दिया? देखो, पहले की तरह लोगों ने मेरी दुकान पर आना छोड़ दिया। बेटा, मैं मानती हूँ मुझसे गलती हुई है, लेकिन तुझे उस जादुई कैंची पर ज्यादा निर्भर नहीं होना चाहिए था। मैंने तुझे समझाया भी था, पर तू है कि मेरी सुनता ही नहीं था। तो चिंता मत कर,
बस अपनी लगन और मेहनत से अपना काम कर। फिर देख, पहले की तरह तेरी दुकान पर लोगों की भीड़ लग जाएगी। बस फिर क्या, राहुल अपनी लगन और मेहनत से लोगों की कटिंग करता है और धीरे धीरे वो फिर से पहले की तरह मशहूर हो जाता है। मनोरमा की माँ की मृत्यु के बाद मनोरमा और उसके बीमार पति घर में अकेले रह गए। मनोरमा के चाचा चमन अपने परिवार के साथ तुरंत मनोरमा के घर आ धमके। भैया, आप बीमार रहते हैं और लड़की को घर से बाहर काम करने के लिए भेजना ठीक नहीं है, इसलिए मैं अपनी पत्नी और दोनों बेटियों के साथ यहाँ चला आया ताकि आपको पैसों की परेशानी ना हो और हम लोग आपकी देखभाल कर सकें। चमन और उसकी पत्नी ने मनोरमा के पिता को अपनी मीठी मीठी बातों में फंसा लिया। उन लोगों की नजर मनोरमा के घर को हड़पने पर थी। धीरे धीरे उनकी पत्नी और दोनों बेटियों ने मनोरमा को घर का नौकर बना दिया। मनोरमा के पिता की दवा का खर्च और उन्हें खाना देने के बदले मनोरमा की चाची उससे रगड़ कर घर का काम कराती। चाची की दोनों बेटियां कॉलेज में पढ़ने जाती थीं। मनोरमा भी अपने चाचा से कहती कि उसका कॉलेज में एडमिशन करा दिया जाए, लेकिन चमन किसी न किसी बहाने टाल देता। पढ़ाई में पैसा लगता है, हम तुम्हारे पापा की दवाई का खर्चा उठाएं या तुम्हें कॉलेज भेजें, तुम खुद ही फैसला करो। धीरे धीरे मनोरमा ने कॉलेज जाने का सपना छोड़ दिया। खाली समय मिलने पर मनोरमा अपनी माँ की कब्र पर फूल चढ़ाने चली जाती और वहाँ बैठकर रोती। माँ, आप मुझे अकेले छोड़कर क्यों चले गई? माँ, मैं आपके बिना बहुत अकेला महसूस करती हूँ। चाची और उनकी लड़कियों का व्यवहार बिल्कुल अच्छा नहीं है। मनोरमा अपनी माँ की कब्र के पास नाचा भी करती थी, क्योंकि उसकी माँ ने उसे नृत्य सिखाया था। गांव का सबसे अमीर आदमी था सेठ रामजीमल। रामजीमल के बेटे को नृत्य से लगाव था। एक दिन गांव में एक आदमी ढोल बजाकर घोषणा करने आया। सुनो सुनो सुनो, श्री राम जी मल के सुपुत्र अभिषेक विवाह करना चाहते हैं। आज से ठीक 3 महीने बाद उनके घर 3 दिन का नृत्य का कार्यक्रम चलेगा। जो भी लड़की अभिषेक के साथ अच्छा नृत्य करेगी, अभिषेक उसी से विवाह करेंगे। मनोरमा की चाची खबर सुनकर बहुत खुश हुई। सुनिए जी, हमारी दोनों बेटियां बहुत सुंदर हैं। अगर ये डांस सीख लें तो इनमें से किसी एक की जरूर रामजीमल के बेटे से शादी हो जाएगी। फिर रामजीमल की सारी धन दौलत हमारी बेटी की मुट्ठी में होगी। मनोरमा की चाची ने अपनी दोनों बेटियों को एक महंगे डांस स्कूल में डांस सीखने भेज दिया। उधर मनोरमा भी मन ही मन अभिषेक के साथ नाचने का सपना देख रही थी। जब भी वो घर में नाचना शुरू करती, उसकी चाची उसे कोई न कोई काम बता देती। चाची जानती थी कि मनोरमा की माँ ने उसे नाचना सिखाया है, इसलिए डांस प्रोग्राम से एक दिन पहले चाची ने मनोरमा से कहा, मनोरमा, अगर तुम सेठ रामजीमल के घर नाचने गई तो मैं तुम्हारे पिताजी की दवाई बंद कर दूंगी। 3 दिन के डांस प्रोग्राम की पहली शाम चाची अपनी बेटियों को लेकर प्रोग्राम में चली गई। मनोरमा भी चुपके उनके पीछे गई। रामजीमल की कोठी पर बैठे चौकीदार ने मनोरमा को उसके साधारण कपड़े देखकर रोक दिया। गरीबों की एंट्री नहीं है, ऐसे अरे गहरे सब चले आ रहे हैं, जाओ यहाँ से। मनोरमा अपनी माँ की कब्र पर जाकर रोने लगी। माँ की कब्र पर अचानक एक सुंदर लाल रंग की ड्रेस और एक जोड़ी सैंडल आ गए। मनोरमा उन्हें पहनकर तुरंत प्रोग्राम में पहुंची। मनोरमा का चेहरा नहीं दिख रहा था, उसने चेहरा ढक रखा था। अभिषेक ने मनोरमा के साथ डांस किया, लेकिन रात के 9 बजते ही मनोरमा अभिषेक से बोली, मुझे जाना होगा। मैंने अभी तक जितनी भी लड़कियों के साथ डांस किया है, उनमें तुम्हारा डांस सबसे बेहतर लगा। क्या तुम कुछ देर और नहीं रुक सकती? नहीं, मनोरमा को अपनी चाची के घर पहुंचने से पहले ही घर पहुंचना था। वह कोठी की दीवार से कूदकर घर की ओर भाग गई। मनोरमा गेट से नहीं गई, क्योंकि गेट से चाची अपनी बेटियों को लेकर जा रही थी। मनोरमा ने रास्ते में ही अपनी हाई हील की सैंडल उतार दी ताकि वह तेजी से दौड़ सके। अभिषेक मनोरमा के पीछे पीछे गया था। उसे मनोरमा के सैंडल मिल गए। अगली रात
अभिषेक सैंडल लिए मनोरमा का इंतजार करता रहा, लेकिन मनोरमा उस रात नहीं पहुंची, क्योंकि उस रात मनोरमा के पापा की तबीयत कुछ ज्यादा खराब थी। अभिषेक गांव की सारी लड़कियों में मनोरमा को ढूंढ रहा था। पिछली रात मनोरमा ने अपना चेहरा ढक रखा था, इसलिए अभिषेक को मनोरमा का चेहरा नहीं पता था। अभिषेक जिद पकड़कर बैठ गया कि वह उसी लड़की से विवाह करेगा जिसकी ये सैंडल है। मनोरमा जब अगले दिन भी प्रोग्राम में नहीं आई तो अभिषेक सैंडल लेकर हर घर में उस लड़की को ढूंढने लगा जिसके पैर में सैंडल बिल्कुल फिट आ जाए। लड़की को ढूंढते ढूंढते अभिषेक मनोरमा के घर पहुंचा। मनोरमा की चाची ने अपनी दोनों लड़कियों को आगे कर दिया। पहली लड़की बोली, ये सैंडल मेरे हैं। तो ठीक है, इन्हें पहनकर डांस करके दिखाओ। लड़की के पैरों के हिसाब से सैंडल काफी छोटा था। उसने जबरदस्ती सैंडल पहन लिए और नाचने की कोशिश की। पड़ोस में एक गड्ढा था जिसमें कीचड़ और पानी था। पहली लड़की उसी गड्ढे में जा गिरी। ये सैंडल तुम्हारे नहीं हैं। तब चाची की दूसरी लड़की बोली, ये सैंडल मेरे हैं। ठीक है, तो इन्हें पहनकर नाच कर दिखाओ। दूसरी लड़की का पैर और भी बड़ा था। उसने जैसे ही सैंडल पहने, सैंडल की बद्दियां उखड़ गईं। ये सैंडल तुम्हारे भी नहीं हैं। क्या इस घर में कोई और लड़की रहती है? नहीं नहीं, यहाँ और कोई लड़की नहीं रहती। अभिषेक मनोरमा के घर से जाने ही वाला था कि उसने अंदर से मनोरमा के पिता के खांसने की आवाज सुन ली। वह घर के अंदर गया। उसने देखा कि मनोरमा अपने पिता को दवाई पिला रही है। अभिषेक ने मोची को बुलाकर सैंडल बनवाए और मनोरमा से कहा, जरा ये सैंडल पहनकर दिखाओ। मनोरमा के पैर में सैंडल बिल्कुल फिट आ गए और उसने अच्छा डांस करके दिखाया। वो तुम ही हो जिसे मैं ढूंढ रहा था। अभिषेक ने मनोरमा से विवाह किया। वह मनोरमा और उसके बीमार पिता को अपनी कोठी में ले गया। मनोरमा की लालची चाची और उनकी बेटियां मनोरमा का मुंह देखती रह गईं।